जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है आप लोग। अच्छा, तो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटाबेस के जो टॉपिक्स हैं, वन ऑफ द मेजर टॉपिक। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था अनोमलीज का, उससे फर्दर फिर ये जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का निकलता है। अनोमलीज का हमने डिस्कस किया था कि हम जब डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, लॉजिकल आर्किटेक्चर जब हम डिज़ाइन करते हैं, लाइक डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और रिलेट करते हैं आपस में इन द फॉर्म ऑफ सम टैबुलर फॉर्म, टेबल्स को आपस में लिंक करवाते हैं। तो देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाता है या डेटाबेस जो हम बना रहे हैं, तो देर आर ऑलवेज चांसेस के एरर्स एग्जिस्ट करेंगे, और उन एरर्स की वजह से हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है, जो हमें रिक्वायर्ड फीचर्स हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो दैट इज़ द अनोमलीज। डेटाबेस के अंदर हमारा जो मेजर काम है, हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम डेटा को स्टोर करवाते हैं, रिट्रीव करते हैं, डेटा के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर जो अनोमलीज हैं, जो एरर्स हैं, दो मे कॉज द फॉल्स ऑपरेशंस। लाइक आप इंसर्ट करते हैं एक चीज़ को, लेकिन वो प्रॉपर इंसर्ट वैल्यूज़ नहीं हो रही हैं, स्टोर नहीं हो रही हैं। आप डिलीट करते हैं, आपने डिलीट एक चीज़ को, एक फील्ड को, एक डेटा एलिमेंट को करना है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कुछ मिसिंग आइटम्स हैं। आप कोई वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं, तो उसकी अपडेशन के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर आर इश्यूज इन द लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा। ड्यू टू दैट हमारा ऑपरेशन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है। So those anomalies must be removed before the actual functioning of the database. तो जब हम उन anomalies को remove कर लेते हैं, फिर हमारा एक reliable activity जो है उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का हमारे पास जो प्रोसीजर है, दिस इज़ बेसिकली यूज्ड टू रिमूव दोज एनोमलीज फ्रॉम द डेटा। हमारे नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। नॉर्मलाइजेशन का हम जब टॉपिक पढ़ते हैं, तो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसीजर को डिवाइड किया गया है। तो वो प्रोसीजर हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म्स कहलाती हैं। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई द डेटा। डिफरेंट एंगल से मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक तो हम कहते हैं कि हम एनॉमलीज को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये डेटा को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। प्योरीफाई मीन्स कि हम डेटा को अपने मुताबिक लेके आते हैं, एरर फ्री रिलायबल डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है। तो इस प्रोसेस से हम डेटा को प्योरीफाई करते हैं, और डेटा को रिलायबल या सिंपल बनाने के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखी है भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंपलर एंड मोर reliable database structure is called normalization. It is used to create suitable set of relation for storing data. अब यहाँ पे suitable का जो word आ रहा है, it is used to create a suitable set. तो suitable set क्या होगा? वो चीज़ जो हमें सूट करेगी, जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जो हमारे मुताबिक होगी। तो डेटा अगर हमारे मुताबिक है, मीन्स कि हम उसको कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, या डेटा को हम जब स्टोर करवा रहे हैं, वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होगा, वो हमें सूट करेगा। तो दैट इज़ द थिंग कि हम अपने मुताबिक डेटा को स्टोर करवाते हैं। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। तो डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं, उनको स्टेजेस कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म हम कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की तीन जो स्टेट्स हैं या तीन फॉर्म्स जो हैं, वो हमारे कोर्स के लिए अनफ है। लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एनफ हम लिखते हैं फॉर नॉर्मल फॉर्म।
वैसे इसकी टोटल 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं डेटा को नॉर्मलाइज करने की, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक लेवल के ऊपर डेटाबेस को जो नॉर्मलाइज किया जाता है अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म डेटा इज कंसिडर्ड टू बी मच रिलायबल एंड एफिशिएंट, और फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यूज़ की जाती है फॉर द हायर लेवल डेटाबेसेस, लाइक कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर जब डेटाबेसेस बनाई जाती हैं जहाँ पे बिगर डेटा या बिग डेटा को डील किया जाता है, वहाँ पे फोर्थ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में या हमारी रिक्वायरमेंट के लिए अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म एनफ कंसीडर किया जाता है। तो हर नॉर्मल फॉर्म लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड या थर्ड जो है उसके लिए सर्टेन कंडीशंस जो हैं उसको मीट किया जाता है। अगर हमने डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो उसके लिए कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आपका डेटा सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है फिर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक कर सकते हैं उसी डेटा को। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की भी हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर डेटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करते हैं। अगेन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है, क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं कि ये कंडीशन इस डेटा में तो नहीं है, तो हम कंडीशंस जो हैं वो चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है किसी भी नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए। तो इस तरह हम तीनों नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशंस देखते हैं और फाइनली हमारा डेटा जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आ जाता है। तो नीचे हम जब मूव करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल डेटा है, टेबल्स पड़े हुए हैं, उस टेबल को आपको कहा जाएगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज करें। तो पेपर में भी जब आपको क्वेश्चन को पूछा जाता है नॉर्मलाइजेशन का तो आपसे कहा जाता है कि एक आपको टेबल गिवन है दैट इज ऑलवेज इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। कोई भी डेटा जो हमें गिवन होता है वो अननॉर्मलाइज होगा, आपको कहा जाएगा कि इसको नॉर्मलाइज करें अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज करेंगे, मीन पहले हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर सेकंड में लेके आएंगे एंड अगेन उसको लास्ट में थर्ड में लेके जाएंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इस एक्टिविटी के अंदर हम डेटा को अपने मुताबिक सिंपल वे में कन्वर्ट करते हैं, डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो एम्बिग्विटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको भी कंसिडर करते हैं कि डेटा हमारा एक्चुअल में जो डिज़ायर्ड कनेक्टिविटी है डेटा की उस वे में डेटा हो। ये ना हो कि हमने बेतुके एक कनेक्शन आपस में किए हुए तो डेटा को एक मैनर्ड वे के अंदर आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का नीचे पर्पस अगेन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पस। इट मेक्स डेटा डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, इट रिड्यूसेस द amount of data if possible, it makes database design free of update insertion and deletion anomalies। ये सारी anomalies इससे रिमूव हो जाती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। it makes the data design according to rules of RDBMS, it identifies a relationship between entities, it makes a design that allows simple retrieval of data, it simplifies data maintenance and reduce the need to restructure data। तो ये इसके कुछ पर्पसेस हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ होती हैं, ये हमने तमाम चीज़ों पर पढ़ी हैं, इसको अगेन में पढ़ लेता हूँ। ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। रिलेशन हम किसको कह रहे हैं, हम टेबल को कह रहे हैं। मस्ट हैव अ की फील्ड, की फील्ड क्या होती है, लाइक कोई भी प्राइमरी की या कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम की के तौर पे यूज़ कर सकें, की डिक्लेयर कर सकें। ऑल फील्ड्स मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक या सिंगल वैल्यू हम इसको कहते हैं, एटॉमिक डेटा वैल्यूज़। तो हर फील्ड हर कॉलम के अंदर जो एक बॉक्स है जहाँ पे आपने डेटा एंट्री करना है वहाँ पे आपने कोई भी एक सिंगल वैल्यू एंटर लाजमी करनी है। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग ग्रुप्स। रिपीटिंग फील्ड्स या रिपीटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। सपोज हमारा एक रोल नंबर अगेन रिपीट हो रहा है, एक सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, एक कोई भी अदर हमारे पास जो भी एंटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं रिपीट ना उसके अंदर हो। देन ईच टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी।
कोई भी टेबल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक ही एंटिटी से रिलेटेड डेटा होना चाहिए। ये ना हो कि एक एंटिटी आप उसका जो टेबल बना रहे हैं, आप बुक्स का भी उसी में ही जिक्र कर रहे हैं एंटिटी में, बुक्स की इंफॉर्मेशन, उसी में आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उसी में आप सप्लायर की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो दैट मेक्स थिंग्स कम्प्लेक्स। तो करना हमने क्या है कि जो भी एंटिटी हम कंसीडर करेंगे डेटा स्टोर करवाने के लिए, हम उसके अंदर उसी एंटिटी से रिलेटेड डेटा को स्टोर करवाएंगे। Then each field in a relation must depend on key field. तो हर फील्ड लाइक एक टेबल के अंदर बहुत सी एंट्रीज हैं, फील्ड्स हैं, अब तमाम फील्ड्स को एक की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट का एक टेबल है, उसमें CNIC का फील्ड है, रोल नंबर है, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल, CGPA, GPA। तो मीन्स कि अगर आप एक बच्चे का CNIC लिखते हैं या रोल नंबर लिखते हैं तो फिर आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, उसका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो मीन्स कि वो तमाम चीज़ें एक ही की के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये हमें करना होता है फर्दर हम जब वो नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमने हर एक जो नॉन की एट्रीब्यूट है उसको किसी की के ऊपर डिपेंड करवाना है। तो ये बाकी अदर जो एट्रीब्यूट होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। तो तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को की के ऊपर डिपेंड करवाएंगे। और लास्ट पे ये अगेन वही लिखा हुआ है, ऑल नोन नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अब वो नॉन की इंडिपेंडेंट होती हैं, लाइक आप कोई भी अपनी एज लिखते हो तो एज इज इंडिपेंडेंट, एज किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अगेन आपकी हॉबी है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो जो नॉन की एग्जिस्ट कर रही हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए एज इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। तो ये नॉर्मलाइजेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं या उनके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक डायग्राम है। अगर हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें तो हम नॉर्मलाइजेशन का पूरा जो टॉपिक है उसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये तमाम नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करती है पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस की क्योंकि बात कर रहे हैं, हमें डेटा रिक्वायर्ड है। तो डेटा हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट द डेटा फ्रॉम डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज क्या होते हैं? जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, हमें कस्टमर से डेटा मिल रहा है, हमें लाइक हम विज़िट करके कोई भी कस्टमर से डेटा ले सकते हैं, हम टेलीफोनिकली ले सकते हैं डेटा, हम ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो वी नीड सम डेटा। डेटा अगर हमारे पास होगा तो ही हम डेटा बेस बनाएंगे। तो डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देन यूज़र डेफिनेटली इन्वॉल्व है जिसके लिए आपने काम करना है। यूज़र से आप कम्युनिकेट करते हैं, यूज़र आपको रिक्वायरमेंट्स देता है। यूज़र से हम क्यों लिंक करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं? बिकॉज यूज़र इज़ आवर कस्टमर, हम कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर टू गेट द रिक्वायरमेंट्स। हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कस्टमर से कि कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है, कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट है या नहीं है। तो मींस ऑल एस्पेक्ट्स से हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को हम राइट डाउन करते हैं और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं SRS। ये आपको याद होगा, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लाइक हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चैप्टर पढ़ा था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का, उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था SRS। तो रिक्वायरमेंट्स जब हमारे पास आ जाती हैं हम SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है? यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हमारे पास डेटा डिक्शनरी लाइक रूल्स, हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं कि हमने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन से रूल्स अडॉप्ट किए हैं और कौन सा मॉडल हमने यूज़ किया है। तो ये तमाम चीज़ें मिला के हमारे पास एक
SRS बनती है। SR एक रिक्वायरमेंट का पूल है, पूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स जब आपके पास आ गई हैं तो हमारे पास एक कलेक्शन बन गई है, तो बहुत सी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट में लिख ली हैं। अब फर्स्ट हमारे पास एक्टिविटी क्या है, ये जो आपके पास एक रफ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आप टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स इनटू टेबल फॉर्मेट। बहुत सी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एंटिटीज़ की बेस के ऊपर उन तमाम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे इनटू टैबुलर फॉर्मेट। तो टेबल के अंदर तो हम किसी भी वे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टेबल के अंदर अभी आपने कोई भी रूल या रिलेशनशिप नहीं लगाया, तो फ़िलहाल आपके पास डेटा जो बनता है दैट इज़ इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, UNF। अननॉर्मलाइज क्या होगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, डेटा रिलायबल नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमने उसको नॉर्मलाइजेशन की जो फॉर्म्स हैं अप्लाई करते हुए डेटा को प्योरीफाई करना है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कहाँ से निकलेगी, अननॉर्मलाइज फॉर्म को जब आप रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अगर आपने डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना है तो आप रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे। रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, एक एंट्री के अगेंस्ट बहुत सी वैल्यूज़ आपने स्टोर की हैं। मीन्स कि आप कोई एक नंबर के अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। लाइक एक बंदा जो है वो आप कहते हैं कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो मीन्स कि वो रिपीट हो रही हैं। आपका कोई भी पर्सन, लाइक मैं कहता हूँ कि पर्सन ABC जो है वो हॉकी भी खेलता है, वो फुटबॉल भी खेलता है, वो क्रिकेट भी खेलता है। तो मीन्स कि पर्सन 1 या ABC जो है वो 3 गेम्स खेल रहा है, तीनों उसके अगेंस्ट एक ही नेम के अगेंस्ट आ रही है। तो हमने रेपिटेशन बेसिकली ये हो रही है। तो हम रेपिटेशन को कैसे रिमूव करेंगे कि हम प्राइमरी की लगाएंगे। तो हम हो सकता है कि अपने जो डेटा के अंदर कोई ऐसी फील्ड हम तलाश करेंगे कि हम उस बेस पे कह सकें कि एक यूनिक आईडी है, उसके अगेंस्ट ये पर्सन डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो मीन्स हम प्राइमरी की अप्लाई करेंगे डेटा के अंदर, उससे डेटा रेपिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नीचे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी आएंगी कि डेटा हमें गिवन होगा, उसको हम नॉर्मलाइजेशन में लेके आएंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम नीचे भी मूव करेंगे। फ़िलहाल हम ये चीज़ें बेसिक हमें जो रिक्वायर्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि हर नॉर्मल फॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिपीटिंग ग्रुप्स को जब हम ख़त्म कर देंगे तो डेटा हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो डेटा जब हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, हम अब इसके अंदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कंडीशन क्या है कि हमने रिमूव करनी है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, एक चीज़ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि टेबल आपका कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, टेबल में बहुत सी वैल्यूज़ हैं लाइक नेम, रोल नंबर, मार्क्स, टोटल मार्क्स, देन ग्रेड, एवरेज, CGP और GPA। तो पूरे का पूरा डेटा आपका किस बेस पे आ रहा है, आपने अगर अपना सर नंबर पे, मार्क्स रोल पे। रोल नंबर पे अगर आपने पूरा अपना रिकॉर्ड लेना है, आपको डेफिनेटली अपना CNIC नंबर या रोल नंबर बताना पड़ेगा कि मेरा ये रोल नंबर है, तो आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो मीन्स कि वो अदर तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो रोल नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपका GPA या CGPA वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड आपका अगर मैं पूछूं आपसे, ग्रेड किस वो चीज़ पे नंबर पे। डिपेंड कर रहा है, सर मार्क्स पे। डेफिनेटली वो टोटल मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है।
यस। अब हम कह सकते हैं कि आपका ग्रेड या सीजीपीए या सपोज जीपीए, जीपीए इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन टोटल, उसका रोल नंबर से कोई लेना देना तो नहीं ना है। रोल नंबर पे वो नो डाउट डिपेंड कर रहा है कि जब तक आप रोल नंबर नहीं देंगे आपको आपका सीजीपीए या रिजल्ट टोटल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो हम कहते हैं कि आपका मार्क्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं आपके सीजीपीए को, जीपीए को, ग्रेड को। तो मार्क्स जो हैं क्योंकि वो डिफाइन कर रहे हैं, तो आपका सीजीपीए, जीपीए या ग्रेड वो तमाम के तमाम डिपेंड कर रहे हैं टोटल के ऊपर, लेकिन ये पार्शली डिपेंड कर रहे हैं रोल नंबर के ऊपर। फुली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ग्रेड या आपका जीपीए, फुली डिपेंडेंट है ये टोटल मार्क्स पे, लेकिन पार्शली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रोल नंबर पे। तो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। एक चीज हो सकता है किसी की पे पार्शली डिपेंड कर रही हो, तो हम क्या करते हैं कि हम एक एट्रीब्यूट को फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर लेके आते हैं। मीन्स कि हम कहते हैं कि जो चीज़ जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है हमने उसको शो करना है। अगर किसी टेबल के अंदर ऐसा सीन हो कि मार्क्स आपके रोल नंबर पे पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं, वो हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। हमने उस चीज़ के ऊपर डेटा को लेके आना है जिसके ऊपर वो फुल डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमारा मार्क्स जो है वो टोटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, पार्शियल को हम टोटल के ऊपर लेके आएंगे, उसको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर लेके आएंगे। तो ये चीज़ क्लियर है। नीचे हमारे पास एग्जांपल भी आएंगी, वहाँ पे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये डेफिनेशंस थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आएगी उसमें ये हम एग्जांपल से कवर करेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपका डेटा कब आ जाएगा, जब आप पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम डेटा को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटा को लाने के लिए हमारे पास कंडीशन है रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अब क्या होती है, ऊपर हमने पार्शियल डिपेंडेंसी और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी का डिस्कस किया। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। अब डेटा के अंदर हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सर नेम, मार्क्स, ग्रेड। नॉन की, ठीक है। नेम है आपका, मार्क्स हैं, या आपके पास ग्रेड, सीजीपीए, जीपीए, ये सारी चीज़ें, इनको हम की एट्रीब्यूट नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा ही है। तो हमारा दो एट्रीब्यूट, लाइक वो दोनों नॉन की है। हमारा मार्क्स जो है वो भी नॉन की एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम मार्क्स को एज अ की सिलेक्ट नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मार्क्स को हमने ना कर सकते। तो मार्क्स हमारा एक नॉन की एट्रीब्यूट है। इसी तरह हमारा जो ग्रेड है वो भी नॉन की एट्रीब्यूट है, एबीसी ग्रेड। अब ग्रेड किससे निकल रहा है, मार्क्स से, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। ग्रेड आपका कब आएगा, जब आपके पास मार्क्स होंगे। ये क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो मार्क्स हमारे डिफाइन करते हैं ग्रेड्स को। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। दोनों नॉन की एट्रीब्यूट हैं। तो इस सीन में क्या हो रहा है, एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। यस एक नॉन की एट्रीब्यूट अगर किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इस चीज़ को हम कहेंगे दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है, तो हमने करना क्या है कि हम किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट को की के ऊपर डिपेंड करवाएंगे। ये नहीं हमने करना है कि एक नॉन की किसी दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंड करे। हमने क्या करना है कि हम कहेंगे कि तमाम चीज़ों को किसी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो हम अपने टेबल के अंदर अब कीज़ को यूज़ करेंगे और नॉन कीज़ को उनके ऊपर
डिपेंड करवाएंगे तो दिस इज रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमें जो रिक्वायर्ड है, अगर हम ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में अगर आ गया तो हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है या हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज आप ये कंडीशंस यहाँ पे BCNF एक नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है, मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट इज कैंडिडेट की, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, और फिफ्थ की है रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसीज। तो हमारा कोर्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये बच्चे मेरा ख्याल है 4-5 रह गए, बाकी निकल गए सारे कहाँ पे? 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो ये नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। नीचे अगेन फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। लाइक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास एंड ईमेल है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको भी आप देख लें। द अबव एक्सप्रेशन इज रीड एज रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो इसको दूसरे वे में भी लिखा हुआ है, if A and B are attributes or set of attributes of R, B is functionally dependent on A if each value of A in R has exactly one associate value of B in R. ये मैथमेटिकली भी इसकी डेफिनेशन है। तो सिंपली एक चीज़ जो दूसरे को डिफाइन कर रही है तो हम कहेंगे स्टूडेंट नेम जो है दैट इज़ फंक्शनली या फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पे अब नीचे एग्जांपल आ गई है, ये मैं अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा। बच्चे भी काम है तो जस्ट हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली हैं, डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अभी एग्जांपल में क्योंकि टाइम लग जाएगा क्लियर करने में, तो ये थोड़ी लेंथी है इनको अंडरस्टैंड करने में, तो मैं जस्ट आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे मैंने बताया था कि जो ये आप कह सकते हैं कि मार्क्स जो हैं वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हैं सब्जेक्ट पे और रजिस्ट्रेशन नंबर पे। मार्क्स का अगर आपका टेबल है तो मार्क्स में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आपका है, कौन सा सब्जेक्ट है, और फिर मार्क्स आएंगे। तो मार्क्स जो हैं वो बताने के लिए आपको सब्जेक्ट का नाम भी पता होना चाहिए और स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर भी। तो मीन्स हम कहते हैं मार्क्स इज fully functionally dependent on both fields because it is not functionally dependent on either registration number or subject alone. मार्क्स लगाने के लिए आपको बच्चे का रोल नंबर भी चाहिए और उसका सब्जेक्ट भी। इसी तरह सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। देन हमारे पास ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मैंने बताया था कि नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सारी इसकी एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको कवर कर लेंगे। अब हमें टाइम का पता लग गया काफ़ी ज़्यादा है सेमेस्टर के अंदर। टाइम सुनने में आया है कि 31 अगस्त तक आपकी शायद ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो कोर्स हमारा अब जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रह गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक SQL का चैप्टर है और फिर बाद में हम कुछ और चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा है तो हम इन चीज़ों को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये फिर नेक्स्ट के लिए मैंने इसलिए रखा है, अदरवाइज़ टाइम अगर शॉर्ट होता तो मैं इसको आज ही कंप्लीट कर लेता। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आराम से इसको हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो आज जो Yes. हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कोई इशू आपको? No, sir. हाँ, तो कोई क्वेश्चन आपने अगर पूछना है तो?
यस सर, मेरा है एक question। हाँ जी बोले। इससे हट के सर, इस टॉपिक से हट के वैसे एज जनरल मेरा एक सवाल है कि ना, सपोज हमारी ना कोई एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। वो प्रोडक्शन मोड में है, ठीक है, लाइव है, तो उसमें ये है कि उसके यूजर ना हमारे मिलियंस में पहुंच गए हैं, ठीक है, ठीक और है। हम चाह रहे हैं कि हम यूजर का जो डेटा टेबल है ना, या टेबल है, उसमें एक एट्रीब्यूट बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कोई भी है, अब आगे। और अगर हम कोडिंग की अप्रोच से देखें तो हम उसमें कर सकते हैं, वो एक ही जगह जाके ना हम उसमें एक एट्रीब्यूट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो जितने यूजर डेटाबेस में पहले पड़े हुए हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं हजारों में, तो उनमें वो एट्रीब्यूट नहीं है। नए रजिस्टर होने वाले यूजर तो वो एट्रीब्यूट होल्ड करेंगे, लेकिन जो प्रीवियस हैं उनके पास वो एट्रीब्यूट नहीं है। वो तो नल हो उस जाएगा उनकी सिनेरियो में वैल्यू। डेटाबेस, लेकिन अगर हम वो फैच करके कहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में डेटाबेस हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। अब हम उसे मैन्युअली ऐड भी नहीं कर सकते, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन एक तो ये है ना कि डेटा, पहले तो हमने डिस्कस काफ़ी किया हुआ है कि प्लानिंग फेज के अंदर ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सम टाइम फिर हमें डेटाबेस को टोटली रोक के, आपने देखा है कि सम टाइम वेबसाइट जो हैं वो मेंटेनेंस के लिए डाउन की जाती हैं, तो सर्विसेज स्टॉप करके जी आप सर। पूरी डेटाबेस को पहले तो स्टॉप करोगे और फिर डेटाबेस को अगेन मॉडिफाई करोगे। तो ये प्रोसीजर जो है कम्प्लेक्स प्रोसीजर, कम्प्लेक्स जैसे आपने बोला है कि आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सीन में फिर आपको वो डेटाबेस पूरी की पूरी स्टॉप करके टेम्परेरी फिर ऐसे चेंजेस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगेन फिर वो ट्रबल शूटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब इतनी बड़ी डेटाबेस को आप सर मूव। ऐसे नहीं हो सकता जैसे ये सीएमएस वालों ने किया था कि जी जी बोलें। सर जैसे हमारे ये सीएमएस वालों ने किया था कि पहले हेल्थ फॉर्म जो फिल करवाते थे, बाद में लॉगिन होते थे हमारे सीएमएस में। सर ऐसे ही वो पहले हम जैसे ही कोई एप्लीकेशन ऑन करता है तो हम वहाँ पे पॉपअप मैसेज शो करवा सकते हैं कि पहले ये हमारा जो है रिक्वायरमेंट पूरी करो, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ जी जब वो इरफान। एंटर करेंगे तो उसको फेच करके आप डेटाबेस में एंटर कर दें, फिर वहां से आप जहाँ पे मर्जी यूज कर लें। हाँ जी इरफान, इसका क्या कहते हो आप? इट विल बी ऑप्शन, या हो सकता है ऑप्शन ऐसे ना कि ये आप सही है, उसको यस सर, यूज़र को बाउंड सही, कर दें कि वो पहले ये इन्फॉर्मेशन अपनी या मिसिंग, रिस्ट्रिक्ट कर दें लॉगिन से पहले कि मिसिंग आप वैल्यू ये को आप डेटा। पहले गेट करवाएं और फिर आपका वो रिमेनिंग डेटा शो हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो रियल एनवायरनमेंट में यस जब आप काम करते हैं तो आपको फिर मुख्तलिफ, अभी हम क्योंकि चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो जब आप रियल एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो उसके फिर मेरिट्स डीमेरिट्स या वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें फिर रियल लाइफ में जाके ही प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो फिर आपको समझ आएंगी। तो मेरा ख्याल है आप लोग ऑलरेडी इन टच हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस आप काम कर रहे हैं, तो साथ साथ ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। इनका फिर आपको गाइडलाइन सुपीरियर आपके जो हैं लोग, उनसे आपको मिलती रहती है। ठीक है सर। ठीक है जी, तो ये आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर ये एग्जांपल्स लेके और फिर हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। तो टॉपिक आसान है, लेकिन अगेन इसके लॉजिक जब आपको क्लियर होगा तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा टाइम स्पेयर निकाल के ये चीज़ें खुद से पढ़ लिया करें ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हों। ठीक है जी, तो एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।